नौरीन ने लॉक में चाबी घुमाई तो दरवाजा बड़ी आहिस्तगी से खुला था। वो एकदम रोशनी से अंधेरे में आई। लाउंज की तमाम लाइट्स ऑफ थीं। थके हुए कदम आगे बढ़ाकर वो सिरत से स्विच बोर्ड टटोलने लगी, मगर शायद हनूज नौरीन हवास बाफ्ता थी। कभी कभी उसे अपनी यही आदत जहर लगा करती थी कि वो हर छोटी से छोटी बात को इतनी संजीदगी से लेकर सर पर सवार करने वालों में से क्यों है। वो अंधेरों से डरने वालों में से नहीं थी, मगर आज उसे सबसे अजीब कोफ्त हो रही थी। उसे लग रहा था कि माशरा उसके साथ उसके घर तक आ गया है, तभी उसे स्विच बोर्ड नहीं मिल रहा, और शायद उसी ने अपने वजूद से हर तरफ अपनी स्याही फैला दी है। वो मोहतात होकर कदम उठा रही थी कि कहीं मुबादा वो किसी शय से टकरा न जाए, मगर कानों में इस मासूम माशरे की बाज़गश्त किसी तौर कम नहीं हो पा रही थी, और आंखों के सामने इस गुप अंधेरे में भी वो माशरे को आंखों के स्याह पट्टी बांधे, स्याह शलवार कमीज पहने मध्यम स्पॉटलाइट में खड़ा देख रही थी। पीछे मध्यम सुरों में म्यूजिक प्ले था। चंद सेकंड की खामोशी के बाद उस नौजवान ने बुलंद और दर्दनाक आवाज में आंखों पे पट्टी बांधे जैसे एक बार फिर से दोहराया था। वही अल्फाज, वही रब्त, वही आवाज में अफसुर्दगी और बेचारगी। जब मुझे मार दिया जाएगा, मुझको तस्लीम किया जाएगा। मैं वो अंधा माशरा हूँ जहाँ हर किसी ने अपनी आंखों पर स्याह पट्टी बांध रखी है, जिसे उतारने की ना तो कोई जुर्रत कर सकता है और ना ही आवाज उठा सकता है, और जो इसकी जसारत करता है उसको दर्दनाक अंजाम तक पहुंचा दिया जाता है। ऐसा क्यों है? आज एक माशरा अपने मकीनों से सवाल करता है कि ऐसा क्यों है। उसका लहजा जवाब तलब और हैरान कुन था। आखिर इस अंधेर नगरी में किसी को तो दिया जलाना होगा, किसी को तो बारिश का पहला कतरा बनना होगा, क्योंकि एक दिया कभी भी रोशनी नहीं फैला सकता जब तक कि और दियों की रोशनी उसकी लौ बढ़ाने में मदद ना करे। ऐसे में जिस माशरे के तमाम दिए बुझा दिए जाएंगे और बारिश के शफाफ कतरों को जरखेज मिट्टी के बजाय मुनाफिकत, फरेब और जालसाजी जैसी मिट्टी में मिलाया जाएगा, तो जो माशरा वजूद में आएगा वो मेरे जैसा ही स्याह और अंधा होगा, और आखिरकार इस पर जो भी रंग चढ़ेगा वो अपना असर खो देगा, क्योंकि स्याह रंग की खसूसियत है कि उस पर कोई रंग नहीं चढ़ता। नौरीन के कदम बेसाख्ता शीशे की कट वर्क मेज के सामने जाकर थमे, और इन आवाजों को भी एकदम ब्रेक लग गई। पहला सीन भाप की तरह उसके सामने से भग करके उड़ गया था, और स्विच बोर्ड तक का मुख्तसर सफर भी खत्म हो चुका था। उसने हाथ बढ़ाकर स्विच ऑन किया, मगर वहां हनूज अंधेरा था। शायद बिजली नहीं थी। उसका सर जो पहले ही माशरे की आवाजों से जकड़ा हुआ था, एक बार फिर चकरा गया। उसके मोबाइल की बैटरी भी खत्म थी, इसीलिए अंधेरे में ही दीवार पे बने लकड़ी के रैक्स में से माचिस उठाकर उसने मेज पे पड़ी डेकोरेटिव मोमबत्तियां रोशन कर ली। दीवार पे अपना साया देखकर दूसरा सीन उसके सामने लहराया था। मोइज अपनी सरबराही कुर्सी पर विराजमान था, जबकि आसिम उसके सामने वाली कुर्सी पर। ऑफिस का माहौल था। मोइज के हाथ लैपटॉप के कीपैड पर मसरूफ थे। आसिम ने कहा, आप और कितना वक्त लेंगे मोइज गाजी? अंदाज बेहद संजीदा था। मोइज ने जवाब दिया, मैं पिछले 1 महीने से इसी न्यूज स्टोरी पर काम कर रहा हूँ। वैसे भी अभी कल ही केस स्टडी मुकम्मल हुई है। इंशाल्लाह आज रात तक लिखने का काम मुकम्मल हो जाएगा और कल सुबह साथ ही इसे पब्लिशिंग के लिए भेज दूंगा। पूरा एतमाद अंदाज में हाथ की पैड पे चलाते हुए उसकी नजरें पूरी यकसोई से बर्क स्क्रीन पर जमी थीं। आसिम ने कहा, वेल डन मोइज, यू आर फोकस पर्सन, और जानते हो कि इसलिए काम मैंने तुम्हें सौंपा था कि इस हसास केस को तुम ही हैंडल कर सकते हो। बस एक बार एक केस पब्लिश हो जाए तो सब मीडिया और लोगों की सपोर्ट हमारे साथ होगी। इस केस को मकबूलियत दी जाएगी, और जितना ज्यादा लोग, तंजीमें, मीडिया हमारे साथ होगा, इतनी ही जल्द हुकूमत इस पर एक्शन लेगी। मोइज ने जवाबन कहा, और तब ही मेरा मकसद पूरा होगा। साबरा के मुलजिमों को सजा दी जाएगी और इस जैसे बेशुमार तशद्दुद सहने वाले मासूम बच्चे इस जहालत से छुटकारा हासिल कर सकेंगे। पहली बार उसने लैपटॉप से नजरें उठाकर खासे पुरजोश अंदाज में कहा था। आसिम ने मजीद कहा, बहुत एहतियात से काम लो, इस स्टोरी के पीछे बहुत ऊंचे हाथ हैं। वैसे भी जब ये स्टोरी पब्लिश होगी तो इस खानदान की साख और नाम दोनों मिट्टी में मिल जाएंगे। आसिम ने सामने मेज पे रखे बॉल पॉइंट उठाकर उंगली की मदद से घुमाते हुए उसे बड़े गंभीर लहजे में नसीहत की थी। मोइज ने मजीद कहा, माना कि मैं बहुत बेखौफ इंसान हूँ, आई नेवर रिवील माय सोर्सेज,
لیکن ایسے عزت کی چادر میں قید بھیڑیوں کو سریعام بے نقاب کرنے میں اتنا سا بھی گریز نہیں کروں گا۔ آخر لوگوں کو بھی تو پتا چلے کہ مذہبی تعلیم دینے والے اس مولوی نے اپنی بیوی کے تشدد پر کس طرح اس کا ساتھ دیا تھا۔ دونوں میاں بیوی صابرہ کی موت کے ذمہ دار ہیں اور ان کو سزا ضرور ملے گی۔ دان پیس کر ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے بڑی مشکل سے اس نے اپنا غصہ ضبط کیا تھا۔ عاصم نے کہا، بے شک ان لوگوں کا ٹھکانہ جیل کی سلاخیں ہونا چاہیے۔ جاتے ہوئے لیپ ٹاپ اور تمام فائلز لاکر میں رکھ کر جانا۔ پبلش ہونے تک کسی قسم کا رسک ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ عاصم نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کیا اور پھر آخری نصیحت کر کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ معز نے اس بات میں سر ہلا دیا۔